तो फ्रेंड्स, बीइंग एन कार्डियोलॉजिस्ट मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ओपीडी में अक्सर चेस्ट पेन के पेशेंट्स देखता हूँ। और ऐसे में फ्रेंड्स, अक्सर हर एक चेस्ट पेन के पेशेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है ईसीजी और एको के बाद कि डॉक्टर साहब हमारा हार्ट ठीक तो है ना, या हमारा हार्ट नॉर्मल तो है ना, या हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, मान लो अगर हमने ईसीजी और एको करवा लिया और ईसीजी और एको नॉर्मल है, तो क्या इसका मतलब हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारे हार्ट में कोई डिजीज़ नहीं है? या क्या फिर हम एक नॉर्मल ईसीजी और एको से हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। स्टे विद मी। आई एम डॉक्टर वीर भान बलाई। आई एम वर्किंग एज एन कार्डियोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। So friends, the shocking truth is that ECG and echo does not rule out heart disease। या फिर उसको ऐसे बोला जाए फ्रेंड्स कि ECG और echo की हार्ट की ब्लॉकेज को डिटेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि फ्रेंड्स ECG एंड echo आर नॉट द टेस्ट विच आर मेंट डायरेक्टली फॉर डिटेक्टिंग या डायग्नोसिंग हार्ट ब्लॉकेज वगैरह। क्योंकि तो देखिए, एक्चुअली ये जानने के लिए पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक्चुअली ईसीजी होता क्या है, एको क्या होता है, या फिर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं हार्ट के, जैसे कि टीएमटी क्या है, या इवन कई बार एंजियोग्राफी वगैरह एडवाइस किया जाता है पेशेंट्स को। तो ये टेस्ट अक्सर होते क्या हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट्स कम टू द ईसीजी। क्योंकि देखिए, एक्चुअली ईसीजी इतना फ्रिक्वेंटली टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मोस्टली अधिकतर दुनिया के इमरजेंसी वगैरह में जब भी इंसान चेस्ट पेन वगैरह के साथ जाता है, तो ऑब्वियसली उसका सबसे पहले जो अक्सर जो टेस्ट किया जाता है वो ईसीजी होता है। ये कई बार इवन ओपीडी में भी पेशेंट बैठने से पहले, इससे पहले कि डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट अपना कुड मेक आउट देयर माइंड, पेशेंट खुद ही बोल देता है कि डॉक्टर साहब ईसीजी करवा के देख लीजिए। ये कई बार इवन पेशेंट्स वगैरह ईसीजी के साथ भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ईसीजी होता है क्या? एक्चुअली ईसीजी देखिए, एक्चुअली हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। और ये आप लोगों को पता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, कि जैसे एक ईसीजी लगभग 10 सेकेंड्स में निकाल लिया जाता है। तो ऑब्वियसली जो ईसीजी में रिकॉर्ड होता है वो उसी 10 सेकेंड के दौरान का होता है। तो ईसीजी और ईको से हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं? तो ईसीजी ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिससे कि हम जैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि मान लो किसी इंसान को कोई ऑनगोइंग हार्ट अटैक तो नहीं है, या फिर मान लो किसी को ऑलरेडी कोई हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं हो रखा, पुराने कोई चेंजेस हों। तो ये सब देखो, अक्सर ईसीजी में इस तरह के चेंजेस मेक आउट कर सकते हैं, खासकर जो ऑनगोइंग मैसिव हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, जिनको स्टेमी वगैरह बोलते हैं। ये ईसीजी वगैरह में डिटेक्ट करना या डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मान लो अगर किसी का ईसीजी नॉर्मल है, ये ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि उस इंसान का हार्ट बिल्कुल ठीक है, या उसको और कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो सेफली रीअश्योर होकर घर जा सकता है? तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली ईसीजी में इवन जो माइनर हार्ट अटैक, या इवन कई बार हार्ट अटैक में के शुरू में ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, और ईसीजी अक्सर फ्रीक्वेंटली नॉर्मल आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके हार्ट में इवन 70 to 90% तक ब्लॉकेज हो, लेकिन ऑब्वियसली ईसीजी में कुछ चेंजेस नहीं आया। तो इससे हमें ऑब्वियसली ये पता है कि नॉर्मल ईसीजी डज नॉट रूल आउट हार्ट डिजीज़। यानी कि नॉर्मल ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि हमारा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ऑब्वियसली एक ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं, और ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बट इसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। या फिर कई बार मान लो किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर ईसीजी और एको दोनों प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो अक्सर वो कई बार बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ईसीजी करवा के देख लेते हैं, फिर मान लो उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो हम ईको करवा लेंगे। तो देखिए, एक्चुअली ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना होएगा कि ईसीजी एंड एको एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लो ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आया तो एको में भी कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। यानी कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है, ना कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एको में हमें कोई फाइंडिंग मिल जाए, जैसे एको में कोई रीजनल वॉल वगैरह मिल जाए। तो एको एक्चुअली होता है क्या है? तो एको देखिए, एक्चुअली बिल्कुल जैसे हमारे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही एको हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम हार्ट के स्ट्रक्चर और अनाटमिकल चेंजेज वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उसमें हम लाइव देख सकते हैं कि जैसे कि कोई हार्ट की फंक्शनिंग वगैरह कैसी है, हार्ट की पंपिंग वगैरह कम तो नहीं हुई है, या हार्ट की मसल्स वगैरह में कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं है, या कोई हार्ट की वाल्व वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, जैसे वाल्व वगैरह की, हार्ट की वाल्व वगैरह में कोई नैरोइंग तो नहीं है, या कोई लीकेज तो नहीं है, या कई बार हार्ट के अराउंड जैसे फ्लूइड वगैरह कलेक्ट हो जाता है, जिसको कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, वो सब तो नहीं है, या कोई हार्ट की मसल्स वगैरह की थिकनेस वगैरह तो नहीं है, जो कि कई बार इवन कंजेनिटल भी होती है, जिसको कि जैसे
हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और ये सब बोलते हैं। ये इवन हार्ट में होल वगैरह ये सब हम एको से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि एको भी नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है या कोई बीमारी नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि अगर इंसान का ईसीजी भी नॉर्मल है और एको भी नॉर्मल है तो भी प्रिसाइजली ये नहीं बोला जा सकता फैमिली कि नहीं आपको कोई इशू नहीं है या आपको कोई आगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ईसीजी में बोला, एको में भी बिल्कुल ये सेम एप्लीकेबल होता है कि ऐसा हो सकता है कि इंसान को ऑन गोइंग चेस्ट पेन हो या एंजाइना हो जो कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के चलते हो सकता है, या इंसान की हार्ट की नसों में 70 से 90% तक की ब्लॉकेज हो सकती है और फिर भी एको नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, ऐसे में क्लिनिशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से दे कुड मेक आउट कि कौन से पेशेंट्स में डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है और कौन से पेशेंट्स में डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कुछ खास ज़्यादा नहीं होती। तो क्या हर एक टेस्ट को आगे कुछ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये पेशेंट की प्रोफाइल वगैरह पे डिपेंड करता है, जो ऑब्वियसली कार्डियोलॉजिस्ट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वगैरह के बाद ही कुड मेक आउट, ही और सी दे कैन मेक आउट कि कौन से पेशेंट्स को डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कम है या कौन से पेशेंट्स को डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो हिस्ट्री से इस तरह का सजेशन या आइडिया मिल जाता है। जैसे मान लो कोई यंग पेशेंट है, जैसे कोई यंग फीमेल इन देयर 20s 30s और इवन मे बी इन द 40s वगैरह है, जिसको कि देयर इज़ नॉट मच ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक, यानी कि कोई शुगर, बीपी, स्मोकिंग, इस तरह के ज़्यादा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वेट ठीक ठाक है, फैमिली में कोई प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ की ज़्यादा कोई खास हिस्ट्री नहीं है, और पेन का कैरेक्टर भी कुछ इस तरह का है कि जैसे कोई पिन पॉइंट चेस्ट पेन है, या फिर मान लो कोई चेस्ट पेन कफिंग, स्नीजिंग या पोस्चर चेंज करने पे आ रहा है। तो इस तरह के पेन ऑब्वियसली हमें पता है कि अक्सर हार्ट से रिलेटेड नहीं होते, और ऐसे में इस तरह के पेशेंट्स को एक सिंपल ईसीजी और एको जो सपोज अगर नॉर्मल आता है तो उसके बाद रीअश्योर किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है, और शायद प्रॉब्ली ही और सी में नॉट रिक्वायर फर्दर कार्डियक वर्कअप। उसी के अपोजिट मान लो कोई पेशेंट का प्रोफाइल इस तरह का है कि मिडल एज ग्रुप या एडवांस एज ग्रुप का है, जिसको अंडरलाइंग शुगर है, बीपी है, स्मोकिंग है, वेट है, स्ट्रेस है, या फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल है। तो इस तरह के पेशेंट्स में ऑब्वियसली फर्दर वर्कअप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? मान लो अगर किसी का ईसीजी और एको कर लिया हमने और वो भी नॉर्मल है, तो उसके बाद फिर से टेस्ट आगे किए जा सकते हैं अगर क्लिनिकली इंडिकेशन लग रहा है टेस्ट करने का, जिसमें कि जैसे मान लो आजकल ट्रेडमिल टेस्ट है, स्ट्रेस एको वगैरह, ये सब कुछ किया जा सकता है। ट्रेडमिल टेस्ट में फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ऑब्वियसली ट्रेडमिल मशीन पर चलाया जाता है और जिसके चलते हार्ट रेट बढ़ती है, और उस दौरान ईसीजी की रिकॉर्डिंग निकलती रहती है। तो हम देख लेते हैं कि ईसीजी की रिकॉर्डिंग में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, या इंसान जब टीएमटी मशीन पे चल रहा है तो उसको कोई चेस्ट पेन वगैरह नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जैसे हार्ट बीट वगैरह बढ़ाने के लिए कई बार इवन मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल करी जाती है, जैसे डोबोटामिन वगैरह बोलते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो भाई ट्रेडमिल मशीन पे नहीं चल सकते, जिनको जॉइंट की इश्यू है या एज थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे डोबोटामिन इंजेक्ट करके भी हम हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो हार्ट रेट को बढ़ा के ऑब्वियसली ये देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मान लो हार्ट की नसों में अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है जैसे कि 70 to 90% वगैरह, और जब हम टीएमटी मशीन पे चला के या डोबोटामिन इंजेक्ट करके जब हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं, तो शायद खून की सप्लाई एडिक्वेट मात्रा में नहीं हो पाए हार्ट को उन नैरोड आर्टरीज के थ्रू, और ऐसे में इंसान की ईसीजी में बदलाव आ सकते हैं, या जो हम स्ट्रेस एको में साथ में एको देख रहे होते हैं उसमें हार्ट की पंपिंग वगैरह थोड़ी कम लग सकती है, और इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्ट टेस्ट होता है हार्ट की ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने का, कि हार्ट की ब्लॉकेज में कोई ब्लॉकेज होने की संभावना तो नहीं है। तो मान लो ऐसे में जैसे टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, स्ट्रेस एको पॉजिटिव आ जाता है, ऑब्वियसली फिर इस तरह के टेस्ट के रिजल्ट को फर्दर टेस्ट जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह करके ही कंफर्म किया जाता है कि उस इंसान को वाकई डिजीज़ है भी या नहीं, क्योंकि इन टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे मान लो टीएमटी टेस्ट एक यंग फीमेल्स वगैरह में फॉल्स पॉजिटिव वगैरह भी आ सकता है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव का मतलब टेस्ट में बीमारी दिखा सकता है जबकि एक्चुअली में उस इंसान को ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ हो, यानी कि ब्लॉकेज वगैरह हो। वैसे ही इन टेस्ट की एक और लिमिटेशन है कि ऑब्वियसली इनकी सेंसिटिविटी एटमोस्ट अराउंड 70 to 80% की होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 बीमारी वाले जिनको तकलीफ है उन लोगों में टेस्ट किया जाए
और जिनको वाकई एक्चुअली में डिजीज़ है, तो उनमें से ये टेस्ट ऑलमोस्ट 70 या एटमोस्ट 80% लोगों को ही पिकअप कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी हम 100 में से 20-30% लोगों को मिस कर सकते हैं जिनको वाकई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लेकिन हमारे टेस्ट में हम उनको पिकअप नहीं कर पा रहे, यानी कि ये फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे में ऑब्वियसली क्योंकि किसी भी पेशेंट में वी वॉन्ट लाइक टू मिस एन डिजीज़, क्योंकि हार्ट डिजीज़ ऑब्वियसली कैन प्रूव टू बी फैटल ऑल्सो। तो ऐसे में फर्दर क्या किया जा सकता है, तो फर्दर फ्रेंड्स टेस्ट होता है जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह। तो क्या हर एक पेशेंट की एंजियोग्राफी करी जा सकती है, करी जानी चाहिए? नहीं, देखो हर एक पेशेंट की ऑब्वियसली एंजियोग्राफी नहीं कर सकती, नीदर इट्स बीइंग रिकमेंडेड ऑल्सो। तो यहाँ पे भी कौन से पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी चाहिए, कौन से की नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है एंजियोग्राफी की, ये भी ऑब्वियसली आपका डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह है वो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वगैरह के बाद असेस कर सकता है कि आपको डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे मान लो आपको डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, या फिर मान लो आप लो टू इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स हैं और आपको चेस्ट पेन वगैरह बट परसिस्ट कर रहा है, तो आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह। तो ये ऑब्वियसली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से अलग है, बट यहाँ पे हम प्रिसाइजली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लॉकेज वगैरह को। तो ये आजकल ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट जो स्टेबल इंजाइना वगैरह यानी कि चेस्ट पेन के साथ भी आ रहे हैं, या जिनका चेस्ट पेन है बट वो स्टेबल हैं, या फिर जहाँ पे डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी इंटरमीडिएट है, वहाँ पे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके इस पेशेंट की डायग्नोसिस कर सकते हैं और अंडरलाइन कोई ब्लॉकेज है या नहीं है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सीटी ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्योंकि इसकी नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है। इसकी नेगेटिव प्रोडक्टिव वैल्यू 90 to 95% होती है। इसका मतलब यह है कि सीटी स्कैन में अगर कोई बीमारी नहीं आई तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि भाई इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी कि ये डिजीज़ को एक्सक्लूड करने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और 95% ऑफ द टाइम ये प्रिसाइजली डिजीज़ को पिकअप कर लेता है। और ख़ासकर जहाँ पे जो यंग पेशेंट्स हैं या जहाँ पे इतना अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर नहीं होता, वहाँ पे आई थिंक इसको एज ए फर्स्ट एड ऑन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन कुछ एक पेशेंट्स का सबसेट होता है फ्रेंड्स जहाँ पे कि सीधा नॉर्मल एंजियोग्राफी के लिए रिकमेंड किया जाता है, या जहाँ पे सीधा नॉर्मल एंजियोग्राफी ही शायद किया जाना चाहिए। वो सबसेट होता है जैसे मान लो किसी पेशेंट को ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, या ऑनगोइंग सीवियर चेस्ट पेन है, या ईसीजी में किसी इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में स्टैमी वगैरह डायग्नोज किया, जहाँ पे हमें ये भी ज़रूरी है कि हमें हार्ट की नस को भी इमीडिएटली ओपन करना होएगा, या जहाँ पे हम रिपीटेडली कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहते, जैसे कई पेशेंट्स की किडनी फंक्शन बॉर्डर लाइन से हैं और जहाँ पे हमें पता है कि इनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, एडवांस एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, इनको हम सीधा ऑब्वियसली नॉर्मल एंजियोग्राफी जिसको कैथेटर एंजियोग्राफी या कुछ लोग तार वाली एंजियोग्राफी के नाम पे भी जानते हैं, वो किया जा सकता है। एंड ऑब्वियसली उसमें देखो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में इस तरह की एंजियोग्राफी और फर्दर इंटरवेंशन सपोज रिक्वायर्ड होता है कि जैसे आर्टरीज की ब्लॉकेज को ओपन वगैरह करना, कुड बी लाइफ सेविंग ऑल्सो। एंड केयरफुली ऑब्वियसली एक अच्छे सेंटर में ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट जब आजकल इस तरह के प्रोसीजर करते हैं तो उनकी काफ़ी सेफ्टी अच्छी होती है। सो ऐसा नहीं है, वेयर एवर सपोज इफ इट्स रिक्वायर्ड कि कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राम हैज़ टू बी डन, then probably we don't have to shy away, and obviously we can go ahead and get it done that normal angiography also. So I think that's it for today friends from my side. So if you will like to listen more such health related topic, then you can subscribe to me, and obviously you can always share this sort of video just to spread an awareness, because one share can save a life. So thank you friends.